प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा सब्जेक्ट रहेगा टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है सेमिनार। सेमिनार को भली भांति आप पूर्व ज्ञान रखते ही हैं। सेमिनार क्यों आयोजित की जाती है? सेमिनार में अनुसंधानकर्ता के लिए कई प्रकार से लाभप्रद होती है। इनमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या का चयन करते हुए या विषय विशेषज्ञ टॉपिक पर अपने व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन करते हैं, ताकि अनुसंधानकर्ताओं को अपने अनुसंधानिक क्षेत्र में कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर कर सके और अनुसंधान की जानकारी उनको मिल सके। ऐसी प्रक्रिया के बारे में हम समय समय पर महाविद्यालय की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिनमें विषय विशेषज्ञ एवं वक्तागण एवं सहभागी भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले जाते हैं। अगर हम बात करें सेमिनार की, तो इसमें विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें वक्तागण अपने विचार रखते हैं, सहभागी उनको सुनते हैं। वक्तागण अपने विचारों की श्रृंखला में अपने अपने विचारों को उस समस्या पर शेयर करते हैं और कई प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो कि अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको अनुसंधान के क्षेत्र में काम आने वाले सिंपोजियम के बारे में भी वीडियो बनाकर के लाया हूं। सिंपोजियम के उद्देश्य, सिंपोजियम की विशेषता, सिंपोजियम से अनुसंधान में क्या लाभ है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया था। आज मैं सेमिनार के बारे में आपको बता रहा हूं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एमएड का जो सिलेबस नियुक्त किया है, उनमें विषय वस्तु में सेमिनार को भी रखा गया है। इस सेमिनार के अंतर्गत हम एमएड के छात्रों को किस प्रकार से अपने शोध कार्य में इनमें भाग लेकर के अनुसंधानिक कार्य वो कर सके, अनुसंधान कर सके, अपने लघु शोध प्रबंधन में वो उनका उपयोग ले सके, कौन सी विधि, कौन से उपकरण, कितने छात्रों पर उनको प्रयोग करना है, किस प्रकार से क्षेत्र में हमें विषय विशेषज्ञों की राय को मानते हुए अपने अनुसंधान में उन चीजों का उपयोग ले सकते हैं, इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना होगा। इसलिए आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जो मैं आपको वीडियो लेकर के आ रहा हूं, आप उनको धैर्यपूर्वक सुने और देखें, ताकि आप विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करके विश्वविद्यालय अपना स्थान एवं महाविद्यालय का नाम रोशन कर सके एवं परिवार का नाम रोशन कर सके। बात करते हैं सेमिनार के बारे में। तो अनुसंधान प्रक्रिया में चिंतन स्तर का विशेष महत्व माना गया है। जो भी अनुसंधान प्रक्रिया है, उसमें चिंतन स्तर का विशेष महत्व माना गया है। इसमें जब भी कोई अनुसंधान करता है तो इसमें उस समस्या के प्रति चिंतन करता है।
इसका विशेष महत्व है। विचार संगोष्ठी एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुसंधानकर्ता के इसी चिंतन स्तर को जागृत करती है। अनुसंधानकर्ता जो होता है उनके लिए जो हम सेमिनार के अंतर्गत विचार गोष्ठी रख रहे हैं या जिस समस्या पर विचार विमर्श किया जाता है, चिंतन मनन किया जाता है, उस अनुसंधानकर्ता के को इसी चिंतन स्तर को जागृत करने के लिए हम इसको संपन्नता की ओर ले जाते हैं। इसमें मानवीय उच्च शक्तियों का पोषण किया जाता है। अगर इसको हम संपन्न कर रहे हैं तो इसमें मानवीय उच्च शक्तियों का प्रयोग करती है, मानवीय विचार इसमें आते हैं। अपने अपने विचारों को इसमें आगे बढ़ाने के लिए विचार सुनने को हमें मिलते, तो मानवीय शक्ति का हमारा विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति अगर भाग लेता है, अपना व्याख्यान देगा, तो कई प्रकार की मानवीय शक्ति का विकास इसमें किया जाता है। यह चिंतन की एक अंतः प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। आपस में विषय विशेषक एवं सहभागी अंतः प्रक्रिया करते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं, विचार गोष्ठी करते रहते हैं, ताकि हमारा कोई निष्कर्ष निकल के आए। इसलिए हम सेमिनार का आयोजन करते हैं। ये एक विचार संगोष्ठी के रूप में जानी जाती है, जिसमें हम किसी समस्या का चयन करते हैं, एक प्रकरण लेकर के उस पर सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। 1 दिवसीय सेमिनार हो सकती है, 2 दिवसीय सेमिनार हो सकती है, 3 दिवसीय सेमिनार हो सकती है। हम इस सेमिनार में अलग अलग समस्या को लेकर के भी विचार गोष्ठी कर सकते हैं। अगर हम इसके संगठन तत्वों की बात करें, तो अगर हम सेमिनार की जो हमारी व्यवस्था देनी है, उनमें हमारे व्यवस्थापक होते हैं जो सारे कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं, उसकी रूपरेखा बनाते हैं, और रूपरेखा बना करके कौन सा विषय हमें रखना है, कौन सा टॉपिक को लेकर के हम इसमें चल रहे हैं, कौन सी विषय विशेषज्ञों को हमें इसमें बुलाना है, किस किस टाइम पर कैसी व्यवस्था है, उस टाइम पे टेबल के हिसाब से हमें व्यवस्था देनी है। ये सारा कार्यक्रम व्यवस्थापक का होता है। इसका जो आयोजन ये करते हैं, कितने दिवसीय हमें सेमिनार रखनी है, ये पूरा प्रोग्राम इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो संगठन तत्वों में ये व्यवस्थापक का महत्वपूर्ण पद होता है, जो उनके द्वारा ये संपन्न की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उनको अध्यक्ष के रूप में मंच पर विराजित किया जाता है। उनके सामने वो समस्या है, उस पर हम सेमिनार का आयोजन करते हैं, जिसमें बाहर से जो वक्तागण आते हैं उस विषय के अनुसार वो अपना व्याख्यान देते हैं, और उस समस्या के प्रति अपने अपने अलग अलग व्याख्यान पेपर प्रेजेंट वो करते हैं, ताकि कई प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती है, जानकारी हमें मिलती है, ज्ञान हमें मिलता है, अनुसंधान में कई प्रकार का लाभ हमें मिलता है। इसमें दूर दराज के प्रतिभागी भाग लेते हैं, सहभागी भाग लेते हैं, ताकि जो अनुसंधानिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनको सेमिनार में भाग लेना चाहिए, ताकि अपने अनुसंधान कार्य को वो ठीक प्रकार से संपन्न कर सके और उनको लाभ मिल सके। ऐसी प्रक्रिया इन संगठन तत्वों के द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें व्यवस्थापक, अध्यक्ष, वक्तागण, सहभागी जो होते हैं, वो उनमें सारी चीजों में भाग लेकर के इसको संपन्नता की ओर ले जाते हैं। अगर हम बात करें सेमिनारों के उद्देश्य की, सेमिनार के उद्देश्यों की बात करें, तो कई प्रकार के उद्देश्य हमारे सामने आते हैं, जिनमें है अनुसंधानकर्ता में आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना। आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करने के लिए जो अनुसंधानकर्ता होता है,
उसमें आलोचनात्मक क्षमता का विकास किया जाता है। जब अनुसंधान रिसर्च वो करते हैं तो कई प्रकार की हमें कठिनाइयां महसूस होती हैं। आलोचनात्मक क्षमता हमें आती है, ये कार्यक्रम हम कैसे करेंगे, किस प्रकार के कार्यक्रम में हमें बहुत सी कठिनाई आएगी, ऐसे नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने आते हैं। उन क्षमताओं का विकास करना ही इनका उद्देश्य कहलाता है। क्योंकि जब ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत हम चलते हैं तो कई प्रकार के जो आलोचनात्मक क्षमता का विकास अनुसंधानकर्ता को देखने को मिलता है। ऐसे नेगेटिव थिंकिंग हमारी बनती है। कई प्रकार से इस प्रकार से अनुसंधान करते तो कई प्रकार के सामने हमारी कठिनाई आती है। उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हम अनुसंधान को पूरा करते हैं। हम कई प्रकार से जब आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जाते हैं तो कई प्रकार की कठिनाई हमें महसूस होती है। विद्वान विषय विशेषज्ञों से भी मिलते हैं तो कई प्रकार की कठिनाई हमारे सामने आती है। तो इन सारी क्षमताओं का विकास करना ही इनका उद्देश्य हमारा कहलाता है। क्योंकि ये एक कठिनाईपूर्ण कार्य होता है अनुसंधान, फिर भी अनुसंधान को संपन्नता की ओर ले जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। इसलिए अनुसंधानकर्ता में आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास इसमें किया जाता है। दूसरा है विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास। विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास के लिए हम कई प्रकार से जो हमारी समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। कौन सा हमें उपकरणों का प्रयोग करना है, कौन सी प्रश्नावली का प्रयोग करना है, कितने छात्रों पर इसका प्रयोग करना है, कौन सी विधि प्रविधियों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से हम इसको संपन्न कर सकते हैं, कैसे हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे, कौन सी तरीके से हमें इनका सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे मिल सकता है, हमारी समस्याओं का निदान किस प्रकार से हो सकता है। ये सारी चीजों का विश्लेषणात्मक अध्ययन जो हमारा है उन ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर हम अपनाते हैं एवं संश्लेषणात्मक क्षमताओं का भी विकास इसके अंतर्गत किया जाता है। और फिर इसमें हम संपूर्ण तरीके से इसका निष्कर्ष निकालते हैं, इसका प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऐसी क्षमताओं का विकास भी हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अनुसार विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक क्षमता का विकास इनके अंतर्गत आता है। ये भी अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, अनुसंधान क्षेत्रों में फायदेमंद होता है। अगला है मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास। मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास भी ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत हम कर सकते हैं सेमिनार में, कि जो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं उस मूल्यांकन संबंधी योग्यता का विकास भी इसके अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से हमने अपने अनुसंधान को पूरा किया, कौन कौन सी चीजों को हमने इसमें अपनाया और अपना करके हमने किस प्रकार से इसका प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद किस प्रकार निष्कर्ष निकाला, फिर इसका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन संबंधी योग्यता का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ये भी एक उद्देश्यों में सम्मिलित किया जाता है कि संपूर्ण जो कार्य होने के बाद इसका मूल्यांकन जब किया जाता है तो हमारा जो अनुसंधान वो ठीक प्रकार से हुआ या नहीं, यही हमारा मूल्यांकन कहा जाता है। अगला है निरीक्षण की क्षमताओं का विकास। अनुसंधानकर्ता में ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत अगर हम सेमिनार के उद्देश्यों की चर्चा करें तो निरीक्षण की क्षमता का विकास इसमें किया जाता है। क्योंकि किस प्रकार से अपने अनुसंधानिक क्षेत्र में जब वो सेमिनार में भाग लेता है तो कई प्रकार की कार्यों को वो सीखता है। व्याख्यान के अंतर्गत कई प्रकार का ज्ञान उनको मिलता है, किस प्रकार से उन्हें निरीक्षण करना चाहिए, किस प्रकार के शोध कार्यों को देखना चाहिए, किस प्रकार से पत्र वाचन
हमारे जो विद्वान साथी है, विषय विशेषज्ञ किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका निरीक्षण देखना चाहिए, किस प्रकार से ऐसी क्षमताओं का विकास इनके अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को नहीं देखेंगे तब तक आगे हम कार्य नहीं करेंगे। इसलिए अनुसंधान कार्य के अंतर्गत निरीक्षण की सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे जो अनुसंधान के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ है, जिन्होंने अनुसंधान कर लिया है और करने के पश्चात वो अपना व्याख्यान सेमिनार के अंतर्गत दे रहे हैं, कई प्रकार के अनुभवों को शेयर कर रहे हैं, कई प्रकार की बातें हमें बता रहे हैं। उन सारी बातों को अगर वो कार्यशाला के अंतर्गत छोटी मोटी कार्यशाला आयोजित करते तो उसका भी हमें निरीक्षण करना चाहिए। अगर वो प्रयोग करके बता रहे हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। ये सारी चीजें निरीक्षण की क्षमता का विकास भी अनुसंधानकर्ता को मिलता है। अनुसंधानकर्ता में क्षमताओं का विकास होता है, तो ये भी एक उद्देश्य उनका कहलाता है। अगला है अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास। अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास भी इसके अंतर्गत मिलता है। जो भी अनुसंधान के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ, विद्वान, प्रवक्ता, साथी बंधु या अन्य बाहर से जो हमारे प्रवक्ता साथी आए हैं, उनका जो अनुभव है वो भी कई प्रकार से हमें इनमें सुनने को मिलता है। तो अनुभवों का हमें प्रस्तुतिकरण उनके देख करके हमें करना चाहिए। हमारे जो अनुसंधान के क्षेत्र की जो हमने समस्या ली है, अनुसंधान में जो टॉपिक लिया है, उनके अनुभवों को अपनाते हुए हमारा प्रस्तुतिकरण का तरीका हम किस प्रकार से अपनाएं, हम किस प्रकार से अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, कि कैसे हमारी बात को दूसरे के समझ रख सकते हैं। इन सारी चीजों की क्षमताओं का विकास भी, अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास भी अनुसंधानकर्ता में संपन्न किया जाता है। ये भी एक अनुसंधानकर्ता के लिए सेमिनार बहुत फायदेमंद रहती है, क्योंकि सेमिनार के अंतर्गत ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि किस प्रकार से विषय विशेषज्ञ अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। उसी प्रकार से अनुसंधानकर्ता को भी ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें प्रस्तुतिकरण देना है। ऐसे सारी ये सारी प्रोसेस का ज्ञान उनको देखने को मिलता है, तो वो सीख जाते हैं, अपने अनुसंधान में बहुत लाभप्रद रहता है। इसलिए इन सारी चीजों के हमें अनुभवों को शेयर करना चाहिए। विद्वान साथियों के कार्य के अनुकरण करना चाहिए, उनके कार्यों को सीखना चाहिए, उनके प्रस्तुतिकरण को सुनना चाहिए, किस प्रकार से वो प्रस्तुतिकरण दे रहे, धैर्यपूर्वक उनको सुन करके अपने आप में क्षमताओं का विकास करना चाहिए। ये भी एक सेमिनार का उद्देश्य कहलाता है। अगला है प्रकरण के स्पष्टीकरण की क्षमता का विकास। प्रकरण के स्पष्टीकरण की क्षमता का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाता है। जो भी अनुसंधानकर्ता होते हैं वो अपने प्रकरण के स्पष्टीकरण की क्षमता का विकास किया जाता है कि कौन सी समस्या को उन्होंने चयन किया है, क्या उनका प्रकरण है, कैसे वो अपना स्पष्टीकरण दे, किस प्रकार से वो अपना स्पष्टीकरण देते हुए उन समस्या को वो बताए जिसने वो टॉपिक लिया है, उसका वो चयन किया है। उन क्षमताओं का विकास भी इस सेमिनार के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रकरण के स्पष्टीकरण की क्षमताओं का विकास सेमिनार के अंतर्गत होता है। जो भी टॉपिक होता है उसका स्पष्टीकरण खोल करके एक एक चीज बताई जाती है, एक एक बिंदु पर चर्चा की जाती है, विचार गोष्ठी रखी जाती है। और विचार गोष्ठी रखते हुए सहभागिता या जो भी वक्तागण है या जो भी इसमें सहभागी है वो भी इसमें भाग लेकर का अपना व्याख्यान दे सकते हैं। विषय विशेषज्ञ भी देते हैं, सहभागी भी देते हैं, और अनुसंधानकर्ता जो अपनी समस्या को लेकर के आए वो भी इसमें अपनी सहभागिता अपना सकते हैं। तो प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण भी इसमें रखा जाता है, एक एक बिंदु को इसमें बताया जाता है ताकि वो समस्या उनकी दूर हो जाए। तो ऐसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण की क्षमता का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सेमिनार अनुसंधान क्षेत्र में या अनुसंधान कार्य में या अनुसंधान के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए अनुसंधान प्रक्रिया में चिंतन स्तर का इसमें महत्व बताया गया है। इसमें चिंतन एवं मनन किया जाता है और
चिंतन करते हुए हमें समस्या का समाधान किया जाता है, ताकि हमारा अनुसंधान ठीक प्रकार से संपन्न हो सके, अच्छी तरीके से संपन्न हो सके। इसमें विचार गोष्ठी एक प्रक्रिया होती है जिसमें विचार रखा जाता है। वैचारिक बिंदु के अनुसार हम कई प्रकार की समस्या के संबंध में कार्य करते हैं और देखते हैं। इसलिए अनुसंधान करता इसी चिंतन स्तर को जागृत करता रहता है, अपने जो विषय लिया उस पर चिंतन मनन करता रहता है और अनुसंधान कार्य को पूरा करता है। और इसमें मानवीय उच्च शक्तियों का पोषण किया जाता है और इस मानवीय शक्तियों का जो उचित पोषण करते हुए हम सेमिनार को संपन्न करते हैं, अनुसंधान कार्य को पूरा करते हैं। मैंने एक एक बिंदु को आपको स्पष्ट करते हुए सेमिनार को समझाने का प्रयास किया है। आशा ने पूर्ण विश्वास है आप इसे धैर्यपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।